नमस्कार, आधा दिन पूरी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधुमिता पाल। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली खबर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का आज दूसरा और आखिरी दिन है। यह दौरा भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर केंद्रित है। पीएम मोदी का पहला दिन भारत इजराइल की दोस्ती के लिहाज से बेहद शानदार रहा। एयरपोर्ट पर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद उनका अभिनंदन किया। इसके बाद पीएम मोदी ने इजराइल की संसद नेसेट को संबोधित करते हुए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति दोहराई और 7 अक्टूबर के हमास हमले के प्रति पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने 26/11 मुंबई हमले का जिक्र करके भी कहा कि भारत भी आतंकवाद का दर्द झेल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बेगुनाहों की हत्या का कोई सही नहीं ठहराया जा सकता और कोई भी आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। हमारी भी आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस की एक जैसी और बिना किसी समझौते वाली पॉलिसी है, जिसमें कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं। इस दौरान पीएम मोदी को नेसेट का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल प्रदान किया गया। दोनों देशों ने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में सहयोग करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। No cause can justify the murder of civilians. Nothing can justify terrorism. India has also endured the pain of terrorism for a long time. We remember the 26/11 Mumbai attacks and the innocent lives lost, including Israeli citizens. Like you, we have consistent and uncompromising policy of zero tolerance for terrorism with no double standards. शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उनके साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। बुधवार को पुलिस ने पीड़ित नाबालिगों का मेडिकल टेस्ट कराया था। 2 डॉक्टर्स के पैनल ने प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मेडिकल टेस्ट किया था। इसके बाद रिपोर्ट बंद पापे में गुरुवार को जांच अधिकारी को सौंप दी गई। अब इसे शुक्रवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। इधर शंकराचार्य के वकील को जान से मारने की धमकी मिली है। उनके मोबाइल पर बुधवार देर रात धमकी भरा मैसेज आया। लिखा था कि वाराणसी की कचहरी को बम से उड़ा देंगे तुम्हें। ये भी जान लीजिए कि फिलहाल प्रयागराज पुलिस 4 दिनों से वाराणसी में डेरा डाले हुए है और कभी भी पुलिस शंकराचार्य से पूछताछ कर सकती है। तो देखिए, माघ मेले में स्नान को लेकर के जो ये विवाद शुरू हुआ, ये अब कहां तक पहुंच गया है। अब पहले एफआईआर हुई, पॉक्सो कोर्ट ने आदेश दिए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की। उसके बाद कार्रवाई आगे बढ़ी और अब इसमें बड़ा अपडेट है कि बच्चों के साथ कुकर्म की पुष्टि हुई है। हालांकि लगातार शंकराचार्य जो हैं, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, ये इसे चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं और वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और न्यायिक प्रक्रिया में साथ देंगे।
एनसीईआरटी के जुडिशियल करप्शन चैप्टर विवाद में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। शिक्षा मंत्रालय ने कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगी। इस पर सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह जुडिशरी को बदनाम करने की गहरी सोची समझी साजिश लगती है। बेंच ने कहा कि एनसीईआरटी के आधिकारिक कम्युनिकेशन में माफी का एक भी शब्द नहीं है, बल्कि उसमें इस सामग्री को सही ठहराने की कोशिश की गई है। सीजेआई ने कहा कि जिम्मेदार लोगों की पहचान करना उनका कर्तव्य है और इस मामले में जवाबदेही तय होगी। वहीं क्लास 8 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन विवाद पर एनसीईआरटी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। एनसीईआरटी ने कहा कि वे जुडिशरी का बहुत सम्मान करते हैं। किताब में गलती अनजाने में हुई है और एनसीईआरटी को उस चैप्टर में गलत मटेरियल शामिल करने का अफसोस है। एनसीईआरटी ने 24 फरवरी को क्लास 8 के छात्रों के लिए सोशल साइंस की नई टेक्स्ट बुक जारी की थी। ये किताब एकेडमिक सेशन 2026-27 से स्कूलों में पढ़ाई जानी थी। इसका पहला पार्ट जुलाई 2025 में रिलीज किया गया था। किताब का नाम एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 है। इसमें द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन एंड द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें कहा गया कि भ्रष्टाचार, बड़ी संख्या में पेंडिंग मामलों और जजों की भारी कमी जुडिशियल सिस्टम के सामने प्रमुख चुनौतियों में शामिल है। विवाद बढ़ने के बाद एनसीईआरटी ने किताब की बिक्री पर रोक लगा दी। साथ ही कहा कि विवादित चैप्टर जो है उसे फिर से लिखा जाएगा। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या कहा है एनसीईआरटी ने। उन्होंने कहा है कि ये जो चैप्टर है, जो विवादित चैप्टर है, उसे फिर से लिखा जाएगा। जुडिशियल करप्शन जो है, ये जो शब्द है जुडिशियल करप्शन, इस पर पूरा विवाद है। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में ये चैप्टर जोड़ा गया और इस पर अब विवाद हो रहा है। किताब 2026-27 जो एकेडमिक ईयर है, तब से स्कूल में पढ़ाई जानी थी। किताब के एक चैप्टर पर यह विवाद हुआ है। तो आपको बता दें कि एनसीईआरटी किताब विवाद जुडिशियल करप्शन नाम के चैप्टर पर यह पूरा विवाद छिड़ गया है। जुडिशियल करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार जुडिशरी सिस्टम में, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विवाद का संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई, जिसके बाद एनसीईआरटी ने माफी मांगी और किताब की बिक्री पर रोक लगा दी। बीजापुर के इंद्रावती नदी क्षेत्र में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 5-5 लाख के 2 नक्सली ढेर हुए। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। सुबह 6 बजे डीआरजी बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा और सीआरपीएफ की टीमों ने क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चलाया। एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जयगुर डोडुम क्षेत्र में भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सशस्त्र माओवादी कैडरों की उपस्थिति की सूचना के आधार पर जवानों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान नक्सलियों ने मुठभेड़ हुई है नक्सलियों से, और जिसमें एसीएम हिचामी मड्डा और एसीएम मनकी पोडियम मारा गया है। दोनों भैरमगढ़ एरिया कमेटी के सदस्य थे। मुठभेड़ स्थल पर हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर समेत भारी मात्रा में बंदूक और नक्सल सामग्री मिले। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने नक्सलियों से फिर से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। बंदूक और हिंसा से किसी का भला नहीं होता। उन्होंने कहा कि आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सल मुक्त घोषित करने का लक्ष्य रखा है। डेडलाइन नजदीक आते ही एंटी नक्सल ऑपरेशन लगातार तेज हो रहे हैं। नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन नजदीक आते ही बचे हुए नक्सली भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। कांकेर जिले में 2 दिनों में 3 नक्सलियों के आत्मसमर्पण करने की खबर है, जिसमें 2 डीवीसीएम रैंक के नक्सली शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का इनाम घोषित था। जिले में अब 21 नक्सली बचे हैं। लीडर चंदर और रूपी के सरेंडर पर पुलिस की नजरें टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि इन 2 नक्सल नेताओं के सरेंडर होते ही बचे नक्सलियों के सरेंडर में वक्त नहीं लगेगा। एसपी कांकेर ने बचे नक्सलियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है। पिछले 2 दिनों में 3 जो माओवादी द्वारा आत्मसमर्पण किया गया है और अभी कुल 21 माओवादी कांकेर जिला क्षेत्र में सक्रिय है। तो इनको आपके माध्यम से मैं जो सक्रिय माओवादी उनको अपील करना चाहूँगा कि वे भी अपने पुराने साथियों की तरह जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करें और मुख्यधारा में लौट आए।
जैसे माओवादी जो बड़े माओवादी नेता हैं इनके देव जी और संग्राम, इनके द्वारा भी आत्मसमर्पण किया गया है। तो जो शेष माओवादी उनका भी इस क्षेत्र में और सक्रिय रहने का कोई उद्देश्य नहीं बनता, उन्होंने भी जल्द से जल्द ये निर्णय लेना चाहिए। रतलाम जिले के बिलपांक क्षेत्र के ग्राम नया खेड़ा में मंगलवार को 4 बच्चों का टीकाकरण हुआ था। टीकाकरण के बाद 2 बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी, वहीं 10 माह के प्रियांशु मालवीय की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। टीकाकरण के बाद एक और बच्चे की तबीयत बिगड़ी, जिसे आईसीयू में भर्ती करवाया गया है। डॉक्टरों के पैनल ने पीएम किया। घटना के बाद से परिजन आक्रोशित है। परिजनों का कहना है कि टीका लगने से बच्चे की तबीयत बिगड़ी और उसकी जान चली गई। फिलहाल स्वास्थ्य अधिकारी और पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के इंतजार करने की बात कर रहे हैं। और 1.5 साल का टीका लगा है उसको। बच्चा कितने साल का आपका? 1.5 साल प्लस है, 16-17 महीने। टीका लगा था नया खेड़ा दराड़ में, आंगनवाड़ी में लगा था। आंगनवाड़ी में लगा था। फिर क्या हुआ? एकदम उल्टी दस्त हुई क्या? उल्टी दस्त हुई और हमारे परिवार में एक सज्जन थे, वो भाई थे, वो उसका भी बच्चे के सेम सिचुएशन बनी थी और वो एक्सपायर हो गया था, इसलिए हम उसको लेके यहाँ पे। उसको तो अभी तक सिर्फ 3 से 4 बार उल्टी हुई है और बुखार आ रहा है। बाकी बच्चे की जो हेल्थ कंडीशन है अभी पहले से काफी सुधार है उसमें, और उसको ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। ऐसा तो इस बच्चे में तो जो अभी है हमारे पास में एडमिटेड, उसमें तो ऐसे कोई लक्षण नहीं लग रहे हैं। उसको पहले से भी थोड़ी बहुत सर्दी खांसी थी, तो उसकी वजह से भी बुखार हो सकता है, और किसी नॉर्मल टीकाकरण के बाद भी बच्चों को बुखार आता है, तो उसकी वजह से भी वो बुखार हो सकता है। तो अभी तो नहीं लग रहा है कि उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन है ऐसा। पेंड्रा में INS 24/7 की खबर का असर हुआ है। अवैध रेत परिवहन की खबर प्रसारित होने के बाद खनिज विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी। बता दें कि जिले में रेत माफिया बेखौफ होकर के रेत और गिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन कर रहे थे। INS 24/7 ने इस खबर को प्राथमिकता से दिखाया, जिस पर खनिज विभाग ने संज्ञान लिया। खनिज टीम ने कुल 9 ट्रैक्टर और 3 हाईवा वाहनों को अवैध खनन और परिवहन के आरोप में जब्त किया। टीम ने ग्राम कोले बिर्रा में सोन नदी से अवैध रूप से रेत का परिवहन करते 6 ट्रैक्टर्स को जब्त किया है। खोडरी और करंगरा इलाके में गिट्टी और रेत के अवैध परिवहन लगे 3 हाईवा वाहनों को भी कब्जा में लिया गया है। वहीं पिपरिया में 2 ट्रैक्टर और साधवानी में 1 ट्रैक्टर को पकड़ा गया। खनिज उड़न दस्ता दल द्वारा जो है जिले के विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो रेत के अवैध परिवहन उत्खनन का मामला हो, मिट्टी ईंट के अवैध उत्खनन परिवहन का मामला हो, साथ ही साथ मुरुम मिट्टी परिवहन एवं जो जितने भी भंडारण करता है, अवैध भंडारण करता है, इन पर जो है लगातार खनिज विभाग की टीम जो है कार्रवाई कर रही है। हमारे द्वारा जो है NH 45 से एक हाईवे वाहन जो है रेत के और एक हाईवे वाहन जो है खनिज मिट्टी मुरुम के हमने जब्त किए हैं। नगरी क्षेत्र में बीती रात ओडिशा बॉर्डर के ग्राम बोरई स्थित वनोपज नाका पर बिना वैध दस्तावेज के 120 क्विंटल धान ले जाते हुए पकड़ा गया। मौके पर पहुंचे राजस्व विभाग, खाद्य विभाग व मंडी के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए धान से भरे ट्रक को जब्त कर लिया। संबंधित विभाग अब आगे की कार्रवाई में जुटा है। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशीले पदार्थों की तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। महासमुंद जिले के रेहटी खोल चेकपोस्ट पर पुलिस ने 137 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही एक महिला सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 68 लाख रुपए 50 हजार आकी गई है। आरोपी अंगुल ओडिशा से गांजा लेकर अकोला महाराष्ट्र जा रहा था। मुखबिर से सूचना मिलते ही सिंघोड़ा थाना टीम ने चेकपोस्ट पर नाकेबंदी की और संदिग्ध कारों की तलाशी ली, तो भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। पुलिस महिला की भूमिका, संपर्क और नेटवर्क के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाने में जुटी हुई है।
भिलाई 3 में बीती देर रात एक बड़ा हादसा टल गया। शराब के नशे में धुत दो भाइयों ने ट्रक से बिजली ट्रांसफार्मर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि पूरे क्षेत्र की बिजली गुल हो गई। धमाके की आवाज सुनकर लोगों में बारूद से भरे ट्रक के फटने की अफवाह फैल गई। पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। टक्कर के बाद ट्रक के कैबिन में आग लग गई थी। दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। जांच में पता चला कि ट्रक विस्फोटक खाली करके लौट रहा था। पुलिस ने दोनों शराबी भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। भिलाई 3 थाना क्षेत्र में रात में लगभग 2 बजे के आसपास एक एक्सप्लोसिव वैन को उसका चालक जो है वो शराब पी करके और तेज रफ्तार और लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए सड़क किनारे लगे ट्रांसफार्मर में वो अपनी गाड़ी को टकरा दिया था, जिससे पूरा ट्रांसफार्मर उखड़ करके सड़क के किनारे दूर जाकर गिरा हुआ है। प्रकरण में जो वाहन चालक है वो उसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में, जिसमें विद्युत अधिनियम है, लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाना है और शासकीय संपत्ति के नुकसान से संबंधित जो धारा है उसके तहत अपराध कायम किया गया है। लोक पर्व के अनूठे संगम भगोरिया मेले का उत्साहपूर्वक आगाज हो गया। बुधवार को भेरुंदा ब्लॉक के ग्राम लाल माटी से इस मेले की शुरुआत हुई, जहां आदिवासी समाज की परंपरा और संस्कृति देखने मिली है। जैसे जैसे होली नजदीक आ रही है वैसे वैसे भगोरिया का रंग गहराने लगा है। हालांकि बदलते समय के साथ पारंपरिक मेले के स्वरूप, पहनावे और वाद्य यंत्रों में बड़ा बदलाव भी नजर आने लगा है। मेले में पहुंचने वाले अधिकांश युवा अब जीन्स और टी शर्ट में नजर आ रहे हैं। डीजे और बैंड का भी चलन बढ़ा है। बुधवार को भगोरिया मेले में युवाओं की टोली डीजे की धुन पर थिरकती नजर आई और वहीं बुजुर्ग मांदर की थाप पर नृत्य करते दिखाई। दुर्ग के भिलाई नगर थाना क्षेत्र से महज 500 मीटर दूर स्थित मंदिर में लूट हो गई। पुलिस के मुताबिक 3 से 4 नकाबपोश बदमाश रात में मंदिर परिसर में घुसे थे। आरोपियों ने वहां तैनात गार्ड को बंधक बनाकर उसके साथ मारपीट की और मंदिर के ताले तोड़कर अंदर रखे चांदी के सामान और ज्वेलरी पर हाथ साफ कर दिया। सुबह 5 बजे जब मंदिर के पुजारी आरती के लिए पहुंचे तो मुख्य द्वार समेत अन्य ताले टूटे मिले। अंदर का सामान भी बिखरा पड़ा था। चोर जाते जाते मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों का डीवीआर भी अपने साथ ले गए। घटना भीड़ भाड़ वाले इलाके में हुई है। पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा भी यहां किया जा रहा है। रात्रि में 2 से 2:30 बजे के बीच एक चोरी की घटना हुई है और उसमें 3 से 4 लोग सीसीटीवी में दिख रहे हैं, आए थे और गार्ड के साथ मारपीट करके कुछ चांदी का सामान, ज्वेलरी चोरी किए हैं। उस पर से सुबह से ही पुलिस टीम लगी हुई है, साइबर की टीम भी आ गई है और इसमें हर संभव तरीके से उपाय करेंगे ताकि चोर पकड़ में आ सके और सामान बरामद हो सके। सेक्टर 6 साईं मंदिर है, यहाँ पर लाखों की चोरी हुई है। गार्ड को बंधक बना दिए हैं और सीसीटीवी फुटेज को बंद कर दिए हैं और ऐसा बताया जा रहा है कि गार्ड को बंधक बनाने के बाद पूरी घटना को अंजाम दिए हैं। इस मामले में प्रबंधक और जो कमेटी के लोग अभी नहीं बोल रहे हैं। पुलिस इस एंगल पर भी जांच कर रही है कि कमेटी के लोग कहीं इसमें संलिप्त तो नहीं है या फिर कुछ मामले को छुपाने के लिए तो ऐसा नहीं कर रहे हैं। चोरी और बाकी सब एंगल पर जांच की जा रही है। कमेटी के लोग इस मामले में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, कुछ और मामला तो नहीं है, क्योंकि इतना चलता फिरता इलाका है और आज खासकर गुरुवार है, यहाँ बहुत भीड़ रहती है। तो जब यहाँ पर लोग आने वाले हैं, भीड़ है आसपास में, कंट्रोल रूम भी पास में है, तो चोर इतनी हौसले नहीं हो कि इस प्रकार से चोरी कर ले। लेकिन फिर भी पुलिस टीम काम कर रही है। एसएसपी विजय अग्रवाल साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जांच कर रहे हैं। कमेटी इस मामले में क्या बोलती है, कैसे खुलासा होता है, देखने वाली बात होगी। लेकिन लाखों की चोरी सेक्टर 6 साईं मंदिर में हो गई है। भिलाई सेक्टर 6 से प्रदीप कराओ, आनंद ऊर्जा। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 का 8वां मैच आज भारत और जिम्बाब्वे के बीच खेला जाएगा। मुकाबला शाम 7 बजे से चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में शुरू हो जाएगा। टॉस शाम 6:30 बजे होना है। दोनों ही टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। हारने वाली टीम सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो जाएगी। जीतने वाली टीम के पास चांस बना रहेगा। जीतने वाली टीम को वेस्टइंडीज की हार का इंतजार भी है। अगर विंडीज आज का
पहला मैच जीत गई तो रात का मैच जीतकर भी टीम की राह मुश्किल ही रहेगी। बता दें कि सुपर 8 स्टेज में दोनों ही टीमों की शुरुआत खराब रही। भारत को साउथ अफ्रीका ने 76 रन से हराया, वहीं जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज ने 107 रन से हरा दिया। तो यहां पर आधा दिन पूरी खबर में आज बस इतना ही। लेकिन NS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए NS 24/7। फिलहाल हम दोनों को दीजिए इजाजत।